फिजिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिकल वर्ल्ड की सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की छोटा सा एक इंट्रोडक्शन की बात करी थी। तो हमने बेसिकली बताया था कि फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। प्रकृति और प्रकृति के नियमों को पढ़ना, स्टडी करना ही क्या होता है, फिजिक्स होता है। ठीक है, और हमने फिजिक्स को थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि हमने कहा था जैसे मान लेते कोई चेस खेल रहे हैं दो पर्सन, एक चेस का एग्जांपल लिया था। हमने कहा मान लो कि दो बहुत बड़े महारथी चेस के वो आपस में चेस खेले और एक कोई तीसरा इंसान जिसको चेस के बारे में कुछ नहीं पता है, वो चेस को देख रहा है ध्यान से और देख के वो चीजों को देखता है कि कौन कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है ना। ये इन चीजों को देख के वो थोड़ा चेस के नियमों को धीरे धीरे समझने लगता है। ठीक है ना। तो यही समझ लो कि इसी तरह से हम इंसान है कि ये प्रकृति चल रही है, यूनिवर्स की चीजें चलती जा रही है, यूनिवर्स में घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं को देख देख के हम इंसान इनको देख देख के इस प्रकृति के नियमों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे अगर वो तो दो महारथी खेल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, नियम तो वहां के उसके चेस के कुछ लिमिटेड हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है कि कोई चाल वो ऐसा चल देता है, जो बंदे जो दो लोग खेल रहे हैं वो तो महान है, बहुत महारथी है, वो कोई चाल ऐसे चल देते हैं तो हम बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। सामने वाला तीसरा वाला इंसान है वो चक्कर में पड़ जाता है, देखने सोच में पड़ जाता है, अरे ये कैसे हो गया, है ना। तो ये प्रकृति भी बड़े अजीब अजीब चाल चलती है, कहीं ये चीजें होती है नेचर में, कहीं ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग भी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इन्हीं नियमों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज उसी की हम बात करेंगे और आगे। ठीक है, तो एक्चुअली फिजिक्स में जो नियम होते हैं, ये नियम बनते कैसे हैं, इनकी हमें आज बात करनी है ना। तो क्या ऐसा होता है कि कोई साइंटिस्ट आया उसने ये बोल दिया अरे ऐसा ऐसा होता है, तो क्या हम लोग उसकी बात मान लेंगे क्या? अरे किसी एक आदमी की बात पूरी दुनिया क्यों माने, है ना। न्यूटन ने बोल दिया अरे ऐसा है, तो क्या हम लोग मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो फिजिक्स में या साइंस में किसी नियम को बनाने का एक मेथड होता है पर्टिकुलर, और उस मेथड का नाम है साइंटिफिक मेथड। तो जब कोई बात इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर जाती है तभी वो बात सही मानी जाती है, हम लोग की बुकों में पब्लिश होती है, बुकों में आती है ना, उसके पहले वो बात सही नहीं होती। तो आज हम उसी की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, तो जब कोई बात इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है तो हम बोलते हैं कि वो बात साइंटिफिकली प्रूव है, मतलब साइंस के या फिजिक्स के नियमों पर खरी उतरती है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है? ठीक है, तो एक मेथड है फिजिक्स के लॉस को, नियमों को बनाने का एक मेथड है ना। अच्छा, नियमों से हमारा कभी पीछा छूटने वाला तो नहीं है ना। जब तक हम लोग फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तो ये नियम तो आते ही रहेंगे ना। तो ये नियम कैसे बनते हैं आज हम इसकी बात करेंगे, साइंटिफिक मेथड के द्वारा ये नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना। ठीक है भाई, नेचर को का लॉ बनाने का जो पहला स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। हमने बताया था कि फिजिक्स को समझने का, नेचर को समझने का पहला स्टेप चीजों को देखना ही होता है ना। इसके बाद क्वेश्चनिंग करना होता है। जैसे न्यूटन ने सबसे पहले देखा कि जब सेब गिरा तो सबसे पहले तो उन्होंने देखा ही ना, ऑब्जर्व किया ना। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग नेचर की चीजों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है ना। और उसको बाकायदा नोट करते जाते हैं, बिल्कुल अपना एक पूरा डेटा तैयार करते रहते हैं, है ना। जैसे किसी ने देखा कि कोई बॉडी है, ये मान लो कोई बॉडी है, वो मान लो कुछ भी मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना। 10 मिनट बाद देखा तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, 10 मिनट के बाद देखा तो इसका टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री हो गया, है ना। ऐसा होता है। और 10 मिनट के बाद देखा तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि हो गया 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और 10 मिनट के बाद देखा तो इसका टेम्परेचर मान लो हो गया 50 डिग्री। इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा देखा किसी ने? नेचर में देखा। किसी ने देखा पानी के ऊपर से छोड़ दो तो नीचे गिरता है ना। तो ये चीजें नेचर में कहीं ये हो रहा है, नदी यहाँ से वहां बह रही है, ये चीजें हो रही हैं, चीजें नेचर में। किसी ने देखा कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है लेकिन पेड़ों में पानी नीचे से ऊपर जाता है। भाई पेड़ों में पानी जड़ों से ऊपर ही तो जाता है ना, नहीं जाता। भाई बरसात होती है तो बरसात होती है तो बात कर, लेकिन गर्मियों में पत्तियां गीली होती हैं, हम लोग देखते हैं, और पत्तियों में पानी कहाँ से आता है? तो नीचे से ऊपर जाता है पानी में ना।
तो ये चीजें नेचर में देखी, किसी ने देखा ये होता है वो होता है, इन चीजों को देखना। तो ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है, ऑब्जर्वेशन कोई भी कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, कि नेचर की चीजों को ध्यान से देखना और ऑब्जर्व करना, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप होता है, नेचर की चीजों को ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है, ठीक है, वो होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये क्या है? तो जो चीजें हमने नेचर में देखी हैं, उन चीजों को हम अपना लैब में करके देखते हैं। ठीक है, क्या वो चीज लैब में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई किसी ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर रखा हो वो अपने आप ठंडा हो जाता है, तो उसको लैब में भी करके देखें कि क्या लैब में भी ऐसा हो रहा है कि वो वहीं पर पर्टिकुलर ऐसी जगह वहां पर हो रहा है, हर जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो जो चीजें नेचर में देखी गई, ऑब्जर्व करी गई, उन चीजों को साइंटिस्ट लोग अपनी लैब में करके देखते हैं। और वो लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम उसके अपने हिसाब से उसमें कुछ भी कर सकते हैं ना, जैसा भी हम उसमें ऑब्जर्व, जैसा भी हम उसमें कंट्रोल करें अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर उनको रिजल्ट मिलता है तो वो उसके आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर वो वहीं से लॉ नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करना, चीजों को देखना नेचर में, इसका चीजों को अपनी लैब में करके देखना। ये जो लैब में करके देखने वाला स्टेप है ये कहलाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है, जो मेन स्टेप होता है, रीजनिंग का, यही मेन है, रीजनिंग। भाई रीजन देना, किसी ने देखा ऐसा होता है वैसा होता है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, बहुत सारी चीजें किसी ने देखी। तो अब इन चीजों की देखकर ऐसा क्यों होता है ये बताना, ये कोई सिंपल बात नहीं है। भाई हमने देख लिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है अपने आप ठंडा होता है, ठीक है, कोई भी देख लेगा। अपनी लैब में भी कोई साधारण इंसान कोई भी कर सकता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका रीजन देना, अरे ऐसा क्यों होता, इसमें थोड़ा झंझट है, ये सबके बस की बात नहीं है ना। ये वही साइंटिस्ट लोग इसका रीजन दे पाते हैं जिनको पूरी नॉलेज होती है, चीजों को पढ़ चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से इन चीजों का रीजन समझाते हैं, लोगों को रीजन देते हैं। अच्छा, ये रीजन देना भी बड़ा इतना सिंपल नहीं है, कुछ भी लपेट दो, अरे भैया अपने मोहल्ले के 2-4 लोगों को या आसपास के लोगों को बुला लो, लपेट दो, ऐसा नहीं है ना। ये जो रीजन वाली बात होती है, होता क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल कमेटी होती है, वहां पर अलग अलग कंट्रीज के जो मेन मेन साइंटिस्ट होते हैं वो जाते हैं, इंडिया के, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इन सबके मेन मेन साइंटिस्ट वहां इकट्ठा होते हैं। और जो साइंटिस्ट कोई नई बात बताता है तो वो क्या होता है, वो अपनी बात को सभी साइंटिस्टों के सामने रखता है। ठीक है, और अगर हर एक को उसकी बात समझ में आ गई तभी वो लॉ आगे बन सकता है। अगर किसी एक को भी वो बात समझ में नहीं आई तो वो लॉ बन नहीं सकता, है ना। हम साइंटिस्टों को समझाना भी इतनी सिंपल बात नहीं होती है ना। साइंटिस्टों को ये कैसे वो कैसे, साइंटिस्ट लोग बहुत पूछते हैं कि अरे इसके अंदर उसके अंदर डीपली पूछते जाते हैं ना। तो साइंटिस्टों को समझाना इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट अपनी बात को सभी साइंटिस्टों को समझा लेता है, ठीक है, वो लॉ उसी के नाम पे पड़ जाता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग वाला जो मेन स्टेप होता है ना, तो ये रीजनिंग वाला स्टेप बिल्कुल मेन है कि ये सब साइंटिस्ट लोग ही करते हैं। साइंटिस्ट लोग जो भी उस बात का एक रीजन समझा देते हैं साइंटिस्टों को, सभी लोगों को, वो साइंटिस्ट उसी के नाम पर पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये बात है। ठीक है, जैसे किसी ने देखा, मान लो एग्जाम्पल के लिए यही चीज मान लो, किसी ने देखा कोई वस्तु है तो ठंडी होती है, तो ठंडी क्यों होती है, कैसे होती है ना। तो किसी ने देखा, न्यूटन देखा कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच एक फोर्स काम करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों काम करता है ना। नदी बहती है तो क्यों बहती है, बरसात होती है तो क्यों होती है ना। तो इन सब का रीजन समझाना पड़ता है। अच्छा, ये रीजन भी दो तरह का होता है। ठीक है, ये रीजन भी होता है, ये दो तरह का रीजन होता है। एक होता है क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, और एक होता है क्वानिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव और क्वानिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी का रीजन, एक तरह से जो चीजों की क्वालिटी है उनका रीजन बताओ कि हाँ ये ऐसा होता है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ठंडा हो जाता है अपने आप, चीजें ऊपर से नीचे गिरती है ना, चीजें, पानी हमेशा हायर लेवल से नीचे लेवल पे जाता है, ये सब चीजों की क्या है, नेचर की क्वालिटी है, ऐसा होता है ऐसा होता है। ये चीजें क्यों होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, इनका रीजन समझाओ। ठीक है, ये रीजन होता है क्वालिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद होता है एक
क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब ये समझो कि मान लो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है ना, इस किस हिसाब से इतना फोर्स लग रहा है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है, जैसे मान लो शुरुआत के 10 मिनट में 10 डिग्री ठंडा हो गया, अगले 10 मिनट में 5 डिग्री ठंडा हो पाया, अगले 10 मिनट में और कम ठंडा होगा, ऐसा क्यों होता है ना। इस क्वांटिटी जो है, ये जो मात्रा है, इसका रीजन जो समझाना होता है, ये होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, तो दो तरह के रीजन समझाए जाते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट ये रीजन समझा लेता है वो लॉ उसके नाम पर पड़ जाता है। अच्छा, एक बात और है, जब भी कोई लॉ बनता है किसी साइंटिस्ट के द्वारा, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट सब अपना काम काम छोड़ के उसी में आते हैं, अपना पूरा दिमाग उसी में लगा देते हैं कि किसी तरह वो नियम गलत हो, लॉ गलत हो। क्यों भाई? बड़ी सिंपल सी बात है कि जो साइंटिस्ट लॉ बनाता है, जिसके नाम पर वो रीजन समझा लेता है, जिसके जो वो लॉ बनाता है, उसको क्या नहीं मिलता भाई? उसको पैसा मिलता है। वहां की गवर्नमेंट जिस देश का होता है वो खूब पैसा देती है, पैसा तो मिलता ही है, और नाम मिलता है भाई, बुकों में नाम छपता है, पूरी में इंटरनेशनल मीडिया में नाम आता है भाई। और क्या चाहिए? नाम और पैसा, बस यही तो चाहिए ना। ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो भाई क्यों नहीं कोई इसके पीछे पड़ेगा। तो जब कोई साइंटिस्ट या कोई भी नई बात आती है, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट पूरा अपना दिमाग उसी में लगा देते हैं कि किसी तरह से उसकी बात गलत हो और हम उसको सही करें और हमारा नाम हो, पैसा हो, है ना। तो ये चीज है। तो ये रीजनिंग बताने वाला जो स्टेप है, यही हमारा मेन स्टेप होता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग दो तरह की होती है। ठीक है, तो ये होता है थर्ड स्टेप। ठीक है, इसके बाद चौथा जो स्टेप होता है वो होता है मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल एनालिसिस, ये क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है? मैथमेटिक्स का यूज होता है भाई। अभी तक जितनी बात पता चली ऑब्जर्वेशन से, इन सबसे, उनका उस बात के आधार पर, और फिजिक्स के जो पुराने कॉन्सेप्ट पता है उनके आधार पर, और मैथमेटिक्स के जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उनके आधार पर, ठीक है, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। फॉर्मूला का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं ना। ये फॉर्मूला बनाने का जो स्टेप है, ये होता है मैथमेटिकल एनालिसिस। इसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको, इस स्टेप को क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल एनालिसिस। भाई कोई चीज है, उसको इक्वेशंस के रूप में लिखना, ये चीजें तो हमने नेचर में देखी, ऐसा ऐसा होता है। अब उस चीजों को मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाना, उसको मैथमेटिकल भाषा में समझाने का जो स्टेप होता है, वो होता है मैथमेटिकल एनालिसिस, है ना। हमने बताया था कि मैथमेटिक्स एक तरह से फिजिक्स की लैंग्वेज होती है। इससे फिजिक्स की चीजें थोड़ा आसान हो जाती हैं। आसान मतलब जल्दी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब बेसिकली मैथ का यूज करके उन कॉन्सेप्ट्स को समझाना और एक फॉर्मूला तैयार करना जिससे वो चीजें तुरंत निकल के आ जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन क्या है? तो जो ये फॉर्मूला बन गया या जो भी लॉ बन गया, उसको साइंटिस्ट लोग वेरीफाई करते हैं कि वो सही भी है या गलत। ठीक है, तो लास्ट वाला जो स्टेप है वो होता है वेरिफिकेशन। अभी वेरिफिकेशन होता कैसे? ठीक है, तो वेरिफिकेशन एक्चुअली होता कैसे है? तो जो साइंटिस्ट लोग फॉर्मूला बनाते हैं या जो भी लॉ बनाते हैं, उस लॉ के बेसिस पर, उस फॉर्मूले के बेसिस पर साइंटिस्ट लोग भविष्यवाणी करने लगते हैं, भविष्य की बातें करने लगते हैं, या किसी नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने लगते हैं। ठीक है, और वो भविष्यवाणी जो बताते हैं उसको देखा जाता है। अगर वो बात सही निकल गई, इसका मतलब उनका लॉ वेरीफाई हो गया, सही हो गया। अगर वो लॉ बात गलत निकल गई, तो उनका मतलब, तो इसका मतलब वो लॉ गलत हो गया, है ना, फॉल्सिफाई हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी किया और लॉज, मोशन के लॉज बताए, है ना, ये सब लॉज बताए, तो उसके बारे में स्टडी किया। अब उन्होंने क्या किया? सन, अर्थ और मून पर अपने इन लॉस का यूज करके एक फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूले के बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि आज से भला भला दिन, मतलब आज से कुछ भी बोल दो, आज से 2 साल 1-3 महीने बाद कुछ भी बोल दो, इतने दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण पड़ता है ना, एक्लिप्स होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आज से इतने दिन बाद ये होगा। फिर वो देखा गया, जब देखा गया, अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब उनकी बात सही है। आज से उन्होंने बोला आज से 2 महीने बाद ऐसा होगा। ठीक है, अब फिर वो देखा गया, अगर वो सही निकल गया, इसका उनका लॉस सही है।
अगर नहीं निकला इसका उनका लॉ गलत। ठीक है, तो जो लॉ सही हो जाता है वो हम लोग पढ़ते हैं, और जो गलत हो जाता है वो वहीं से हटा दिया जाता है। हो सकता है भाई न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन लॉ दिया था, उसका जो फॉर्मूला दिया था कि उन्होंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट अगर रखे हुए हैं, इनके बीच अगर r डिस्टेंस है और इन पे मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स की वैल्यू F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर होता है। ये पढ़ाया जाएगा आगे, ग्रेविटेशन लॉ है। ठीक है, हो सकता है इसके पहले न्यूटन ने और भी कई सारे फॉर्मूले बनाए हो, वो सब गलत हो गए, है ना, तो वो हम लोग नहीं पढ़ते, हमें उनसे क्या मतलब। तो जो चीजें सही होती हैं हम लोग उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी लॉस किताबों में हम लोग पढ़ते हैं आज की डेट में, वो सब लॉ, वो सब नियम ऑलरेडी क्या है, वेरीफाइड हैं, और तब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे होता है, अपने नियम या लॉ के या फॉर्मूले के बेसिस पर साइंटिस्ट लोग भविष्य की कुछ बात बताने लगते हैं। भाई किसी ने देखा, जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लो कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप ठंडा होता है। ठीक है, किसी ने देखा, कुछ भी मान लो, कोई एग्जांपल ये समझने के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी साइंटिस्ट ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, समझने के लिए। ठीक है, उनका 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर नापा तो देखा कि 80 हो गया। ठीक है, फिर 10 मिनट बाद टेम्परेचर देखा तो देखा कि मान लो 70 डिग्री हो गया। फिर 10 मिनट बाद देखा इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 65 डिग्री हो गया, है ना। तो देख रहे इस तरह टेम्परेचर कम हो रहा। इस चीजों को ऑब्जर्व किया, इसके अपने एक्सपेरिमेंट करे, और इसका रीजनिंग करे, इसका मैथमेटिकल एक फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले के बेसिस पर उन्होंने ये बोल दिया कि भैया ऐसा है कि आज कोई ऑब्जेक्ट अगर ये 100 डिग्री पर रखा है, और मान लो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, कुछ भी मान लो आधे घंटे बाद उन्होंने कहा इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ भी, मान लो 60 डिग्री पहुंच जाएगा। भाई इन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बोला कि ऑब्जेक्ट अभी 100 पर रखा हुआ है और आधे घंटे बाद देखोगे तो इसका टेम्परेचर 60 होगा। क्या इन्हें आधे घंटे बाद की बात बता दी ना, अरे भविष्य की बात बता दी। अब वो देखा गया, अगर टेम्परेचर 60 पहुंच गया तो इनका फॉर्मूला सही है, नहीं पहुंचा तो गलत। ठीक है, तो इस तरह से मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद वेरिफिकेशन होता है, और इस वेरिफिकेशन में जो सही चीजें निकलती है, फॉर्मूले सही निकलते हैं, जो लॉ सही निकलते हैं, वो हम लोग के आगे बुक में पब्लिश होते हैं, और वो हम लोग सही पढ़ते हैं। ठीक है,